वेलकम बैक। कोर्ट राउंड अप देख रहे हैं आप। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को राहत मिली है। गंभीर अपराध को छोड़कर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक है। जांच के लिए हाई पावर कमेटी का ऐलान भी हुआ है। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का हाई पावर कमेटी बनाने का फैसला सामने आया है। आप देखेंगे दिल्ली में जिस तरीके से चीजें हुई थी, छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई, वो एक पैटर्न है, वो एक एस्पेक्ट है इस खबर का। दूसरा, ये पत्थरबाजी हुई है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को मैन इन यूनिफॉर्म को पीटा गया था। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी भी साझा की थी कि 2800 से ज्यादा असामाजिक तत्व, बैड कैरेक्टर, वो पहुंचे थे इस प्रदर्शन में। यह सारा मामला गया कोर्ट में, क्योंकि एक बड़ी मांग इस प्रदर्शन से यह भी निकल कर आई थी कि जितने लोगों के ऊपर भी केसेस दर्ज किए गए हैं, उन केसेस को खत्म करवाइए सरकार। यह पूरा मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा है कि गंभीर अपराध को छोड़कर दंडात्मक कार्रवाई इसमें नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, विस्तार से बता दीजिए, इस खबर पर सबकी निगाहें होंगी। क्या कुछ उसके कितने पैमाना कितना बड़ा है, इस खबर का कैनवस कितना बड़ा है, और दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी लेकिन जो गंभीर अपराधी है उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। विस्तार से समझाइएगा क्या कुछ रहा कोर्ट में आज। जी बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा। जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से तमाम दलीलें रखी गई। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो खुद इस मामले में एसआईटी का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर और पूर्व डीजीपी शामिल होंगे और वह इस मामले की जांच करेंगे जो बल प्रयोग किया गया है पुलिस द्वारा। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को से पेश वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए उन छात्रों को रिहा करने का आदेश पारित करे जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन छात्रों के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज किया गया है और उसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है, उसको छोड़ने पर हम अगली सुनवाई में विचार कर सकते हैं, यह कोर्ट ने भरोसा दिया है। और कोर्ट ने कहा है कि जो समिति बनाई जानी है उसको लेकर के 19 अगस्त को फैसला सुनाएगा, यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाएगा और सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस समिति में शामिल होंगे और इस मामले की जांच करेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जो तमाम आरोप लगाए गए थे याचिकाकर्ताओं द्वारा, उन सभी आरोपों को खारिज किया है। और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व उसमें शामिल हो गए थे जिनकी जांच चल रही है और इनकी जांच के लिए आने वाले समय में एसआईटी का गठन भी किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि इसे नियंत्रित करने के लिए कितने फोर्स को लगाया गया था, 30,000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। और यह भी कहा गया कि पहले से इसकी जानकारी नहीं थी और न ही संसद चलो का जो अनुमति दी गई थी। तो ये तमाम आरोपों का जो है खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि वो इस मामले में एसआईटी का गठन करेगा, एसआईटी से पूरे मामले की जांच कराएगा। गोपाल जी, स्टे विद मी, आगे भी केसेस पर आपसे बात करूंगा। हॉर्मूज हमले में लापता भारतीय कैप्टन का मामला, मर्चेंट नेवी कैप्टन आशीष कुमार लापता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। आशीष की पत्नी की याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। कैप्टन आशीष कुमार की पत्नी का दावा है, आशीष कुमार के जिंदा होने का दावा उन्होंने किया है। इसके अलावा आप जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना डिस्टर्ब रहा था और ऐसे में वहां पर मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, अभी तक की चीजें यह आई थी, छन छन कर रिपोर्ट्स बता रही थी कि मिसाइल ड्रोन हमले में आशीष कुमार जी की मारे जाने की खबर है। लेकिन उनकी धर्मपत्नी ने यह दावा किया है कि उनके पति आशीष कुमार जिंदा हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल जी लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, विस्तार से बता दें क्या ये पूरा मामला है। देखिए रोहित, हाल ही में खबर आई थी कि होर्मुज में भारतीय जहाज पर हमला किया गया था जिसमें 10 सवार थे, उसमें नाविक और साथ ही कैप्टन आशीष कुमार और क्रू मेंबर शामिल था। 8 को बचा लिया गया था लेकिन 2 लोग लापता हो गए थे और यह कहा जा रहा था कि इन दोनों की मौत हो गई है। लेकिन आशीष कुमार के भाई के डीएनए से मैच नहीं खाया और कहा गया कि नहीं, जो रिपोर्ट आई है वो निगेटिव रिपोर्ट है। इस आधार पर आशीष कुमार की पत्नी
पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत याचिका दायर कर कहा कि उनके पति जिंदा है, लिहाजा केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें भारत लाया जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से इस सिलसिले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। ठीक है, आगे भी आपसे बात करूंगा, बने रहिएगा मेरे साथ गोपाल जी। कैदियों को फांसी की जगह घातक इंजेक्शन देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने घातक इंजेक्शन मांग वाली याचिका को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा है। मैं आपको बता दूं, ऋषि मल्होत्रा ने एक पिटीशन दाखिल की थी। कोर्ट ने 1 जनवरी को इस पर फैसला रिजर्व रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा काट रहे कैदियों के लिए फांसी की सजा की जगह घातक इंजेक्शन जैसे तरीकों को अपनाने की मांग वाली याचिका को खारिज किया है। इसमें कहा गया था कि फांसी देना सजाए मौत देने का एक दर्दनाक तरीका है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर केंद्र सरकार मौत की सजा देने के तरीके की व्यापक समीक्षा करना चाहती है तो इसके लिए दूसरा तरीका अपनाना चाहती है तो यह फैसला उसके रास्ते में अड़चन पैदा नहीं करेगा। कोर्ट सभी दायर याचिका पर सभी पक्षों की सुनवाई के बाद 1 जनवरी 2026 को इस फैसले को रिजर्व किया था और आज ये फैसला सामने आया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, बड़ा मामला था, फांसी की जगह दूसरे तरीकों पर कोर्ट सोचे समझे ये पिटीशन दाखिल की गई थी। किन ग्राउंड्स पर इसको खारिज किया गया? जी बिल्कुल रोहित, काफी पुराना यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ऋषि मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि सजाए मौत के जो तरीके हैं उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि फांसी देने पर काफी पीड़ा होती है। इससे बेहतर होगा कि जहरीला इंजेक्शन दिया जाए या अन्य तरीका अपनाया जाए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मसले पर जवाब मांगा था। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि सरकार इस मसले को लेकर के एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी इस मामले में जांच कर रही है और यह तय कर रही है कि आखिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है। लेकिन साथ ही सरकार ने यह भी कहा था कि फांसी की जो सजा का तरीका है उसमें बदलाव करने के मूड में सरकार फिलहाल नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के जिरह के बाद जनवरी में इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए ऋषि मल्होत्रा की याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि आने वाले समय में केंद्र सरकार अगर फांसी की तरीकों में कोई प्रक्रिया में बदलाव करती है, इस केस से या इस फैसले से इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। आप बनेगा मेरे साथ, आगे एक और केस है उस पर भी आपसे जानकारी लूंगा। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के मामले पर बल प्रयोग से संबंधित मामले में हलफनामा दाखिल हुआ है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने पुलिस बर्बरता के दावों को खारिज किया है। पुलिस ने बचाव में AK-47 से हवा में गोली चलाई थी। फायरिंग में कोई भी प्रदर्शनकारी घायल नहीं हुआ था। किसी भी प्रोटेस्टर को गोली नहीं लगी थी। गोपाल कृष्ण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, क्या कुछ है इस हलफनामे में, एफिडेविट में? जी बिल्कुल रोहित, बिहार पुलिस के द्वारा यह हलफनामा दाखिल किया गया है और बताया गया है कि इस हलफनामे में सिवान में जो AK-47 चला था उस AK-47 जो है आत्मरक्षा के चलते चलाई गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था उसमें कोई भी प्रदर्शनकारी जो है वो घायल नहीं हुआ था। यह भी बताया गया है कि इस तरीके से AK-47 चलाना यह गलत है, कानूनन सही नहीं है। लिहाजा जो कांस्टेबल ने AK-47 फायर किया था उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उसे निलंबित कर दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि एक ASI ने 2 राउंड गोली चलाई थी जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी जरूर घायल हुए थे। उस मामले की भी जांच की जा रही है। 500 लोगों की गिरफ्तारी की बात इसमें सामने आई है, जिसमें से 222 लोगों को जमानत पर रिहा किया गया है। यह भी बताया गया कि जुबनाइल को भी इस मामले में रिहा किया गया है। तो तमाम हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया है और साथ ही जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए खारिज भी किया है। बहुत धन्यवाद गोपाल जी, थैंक यू सो मच। कोर्ट राउंड अप में इतना ही। नमस्ते।